नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये कम्युनिकेशन सिस्टम की पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं DFCCIL में जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है जिसमें कि कम्युनिकेशन सिस्टम इसका पार्ट है। तो इसकी पार्ट 1 वीडियो है, हम पढ़ेंगे पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम को डिटेल से। तो इस वीडियो को आप आगे देखते रहिएगा, इसमें हम कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर जिन लोगों ने पढ़ लिया है तो उनके लिए यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दोस्तों कम्युनिकेशन सिस्टम हम ऐसे पढ़ेंगे, अगर आप DFCCIL ही नहीं, अगर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं तो आपको काफ़ी मदद देखने को मिल जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं। टॉपिक देखिए बहुत ही लंबा है, इसलिए हम सीधा अनकट रखते हैं इस वीडियो को, तो आप सभी लोग बने रहिएगा। बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर कम्युनिकेशन के कवर होने वाले हैं। ऑलमोस्ट इस वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो सारी चीज़ें समझ जाएंगी। अब शुरू करने के पहले एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि भैया इंग्लिश में रखिए, हिंदी में रखिए। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन समझाऊंगा आपको हिंदी में ही। तो आप यहाँ पर समझने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, ना ही हिंदी की ना ही इंग्लिश की। तो आप यहाँ पर समझने पर ज़्यादा फोकस करिएगा। अब सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन की कम्युनिकेशन क्या होता है। तो देखिए, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को किन्हीं 2 पॉइंट्स या फिर 2 से अधिक पॉइंट्स के बीच में शेयर करते हैं, सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। इसी को जनरली हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब इसको समझ के हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स में कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। एग्जैक्ट सेम ही होता है, बट यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये T4 तनु है, R4 रोहित है। अब मान लीजिए रोहित ने तनु से टाइम पूछा कि अगली क्लास कितने बजे लगेगी। मान लीजिए 2 बजे लगती है। तो अब यहाँ पर तनु को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि रोहित को देनी है। तो यहाँ पर तनु क्या हो गया, ये हो गया सेंडर, क्योंकि इसे इन्फॉर्मेशन देनी है। और रोहित क्या हो गया, रिसीवर। तो कम्युनिकेशन में 2 कंपोनेंट जरूर से होते हैं, 2 डिवाइसेस जरूर से होते हैं। एक होता है सेंडर, इसको हम इलेक्ट्रॉन्स में बोलते हैं ट्रांसमीटर, और एक होता है रिसीवर, जिसको इलेक्ट्रॉन्स में भी हम रिसीवर ही यहाँ पर बोलते हैं। अब देखिए 2 पॉइंट्स तो जरूर यहाँ पर बन गए, एक तनु है एक रोहित है, जो कि आपस में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। अब ट्रांसमीटर तो हमने समझ लिया कि जो सूचना को भेजेगा, रिसीवर हमने समझ लिया कि जो सूचना या इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा। अब मीडियम क्या होता है। अब देखिए तनु को मान लीजिए बताना है रोहित को कि कितने बजे क्लास चालू होगी, तो वो अपनी हाथों की उंगलियों के द्वारा भी बता सकता है, 2 उंगलियां दिखा के कि भैया 2 बजे चालू होगी, या फिर मुँह से बोलकर भी बता सकता है, या फिर किसी पेपर पर लिख कर भी बता सकता है। तो यहाँ पर वो अलग अलग माध्यम से बता सकता है रोहित को कि जो है 2 बजे क्लास चालू होगी। मान लीजिए उसने बोलकर बताया कि 2 बजे। अब उसने बोला 2 बजे, मतलब कि बोलकर में अपनी आवाज़ के द्वारा बताया। तो यहाँ पर उसका माध्यम क्या हो गया, उसकी आवाज़। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में 3 चीज़ें जरूर से होती हैं। क्या क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है, रिसीवर होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, और एक माध्यम होता है जिसके द्वारा वो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है या फिर रिसीवर तक पहुंचती है। अब समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की इलेक्ट्रॉन्स में कितने प्रकार के कम्युनिकेशन होता है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स में 3 प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। पहला होता है सिंप्लेक्स, दूसरा होता है हाफ ड्यूप्लेक्स, और तीसरा होता है फुल ड्यूप्लेक्स। ये आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम एक एक करके तीनों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सिंप्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बेसिकली एक वन वे कम्युनिकेशन है, जिसमें कि हमारे ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल एक ही डायरेक्शन में भेजी जाती है। मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा ट्रांसमीटर होता है, TX यानी ट्रांसमीटर, RX यानी रिसीवर। तो यहाँ पर जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होगा उसमें केवल और केवल हमारा ट्रांसमीटर ही रिसीवर को डेटा भेज सकता है, रिसीवर हमारा ट्रांसमीटर को डेटा नहीं भेज सकता। तो ट्रांसमीटर ही केवल रिसीवर को डेटा भेज सकता है। अब उदाहरण के लिए आप सभी लोगों के घर पे टीवी तो लगी होगी, ऊपर छतरी लगी होगी, तो आपने देखा होगा वहाँ पर सिग्नल केवल आते ही हैं ट्रांसमीटर से। क्या आपने कभी टीवी से अपने सिग्नल भेजा है? क्या आपने अपनी खुद की फोटो कभी टीवी के द्वारा भेजी है? नहीं ना। तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन को हम सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। या फिर आप सभी लोगों ने रेडियो तो जरूर से सुना ही होगा। तो रेडियो में भी दोस्तों वन वे कम्युनिकेशन होता है, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पर डेटा केवल आता है, इन्फॉर्मेशन केवल आती है, लेकिन हम उसको वहाँ से वापस ट्रांसमिट नहीं कर सकते। अब समझते हैं हाफ डुप्लेक्स। देखिए हाफ डुप्लेक्स में होता क्या है, ट्रांसमीटर रिसीवर को डेटा भेज सकता है और रिसीवर भी ट्रांसमीटर को डेटा भेज सकता है। यहाँ पर दोनों डिवाइस एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं, लेकिन फ़र्क केवल इतना रहेगा कि एक टाइम पर केवल एक ही डेटा भेज पाएगा।
मान लीजिए ट्रांसमीटर है, ये पहले डेटा भेज रहा है, तो अब ये रिसीवर उसी टाइम डेटा नहीं भेज सकता, ये इसका डेटा तभी ट्रांसमिट होगा जब तक इसका पूरा डेटा ये रिसीव ना कर ले। उदाहरण के लिए वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी में आपने देखा होगा कि एक वॉकी टॉकी से पहले आवाज़ आती है, तो केवल वही आवाज़ जब तक पूरी ना आ जाए, पूरा सिग्नल ना आ जाए, जब तक हम उसमें अपना भेज नहीं सकते, अपना वॉइस नहीं भेज सकते। तो ये एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का। यहाँ पर कम्युनिकेशन टू वे होता है, लेकिन एट अ टाइम ओनली किसी एक का ही सिग्नल ट्रांसमिट होता है, तो ये हाफ डुप्लेक्स है। इसके बाद हम पढ़ते हैं फुल डुप्लेक्स के बारे में। तो देखिए फुल डुप्लेक्स में होता क्या है कि कभी भी ट्रांसमीटर रिसीवर को डेटा भेज सकता है और रिसीवर कभी भी ट्रांसमीटर को डेटा भेज सकता है। तो ये जनरली ये भी टू वे कम्युनिकेशन है, लेकिन इसमें एट अ टाइम मतलब कोई कभी भी आप कोई भी सिग्नल भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए आपका फ़ोन, आपने देखा होगा अपने फ़ोन पे आप जब कनेक्ट करते हैं तो बीच बीच में वो ही बोल सकता है, तो उसका भी आवाज़ आती है, हम भी बोल रहे हैं तो हमारी भी जाती रहती है, तो आवाज़ मिक्स हो जाती है। तो एट अ टाइम हम दोनों ही डिवाइस जो है सिग्नल आपस में भेज सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल होता है फुल डुप्लेक्स का। अगर यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर से कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अभी अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। अब हम समझते हैं ब्लॉक डायग्राम की कम्युनिकेशन में होता क्या है जनरली। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले होता है इन्फॉर्मेशन सोर्स। अब देखिए इन्फॉर्मेशन सोर्स बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक इन्फॉर्मेशन होती है हमारी। समझ लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन सोर्स मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई डेटा है जिसको कि हमें ट्रांसमिट करना है। मान लीजिए कोई वॉइस सिग्नल है। अब इन्फॉर्मेशन सोर्स के बाद आता है इनपुट ट्रांसड्यूसर। देखिए इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, ये हमारे जनरली ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो अब कम्युनिकेशन में यहाँ पर इनपुट ट्रांसड्यूसर इसलिए लगा है कि जो भी यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा उसको ये इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा वॉइस सिग्नल है, इसको ट्रांसमिट करना है, तो वॉइस हमारी आवाज़ मतलब ध्वनि है, वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं है, वो ध्वनि सिग्नल है। तो उसको इनपुट ट्रांसड्यूसर जनरली यहाँ पर होता है एक माइक्रोफोन। तो ये क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को हमारे इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके बाद वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है हमारे मॉड्यूलेटर को। अब मॉड्यूलेटर क्या करेगा कि मॉड्यूलेटर जनरली जो सिग्नल अभी रिसीव किया है इलेक्ट्रिक सिग्नल, वो कम पावर का होता है, मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है। ऐसे में उसको हम डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ट्रांसमिट किया तो उसमें इतनी पावर नहीं है, वो आधे रास्ते में जाके ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो वो हमारे रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए उस सिग्नल को मॉड्यूलेटर क्या करता है, एक हाई फ्रिक्वेंसी के सिग्नल के साथ मर्ज कर देता है, उसके बाद ही जो है चैनल पर ट्रांसमिट होता है। तो ये आप देखना, ये है यहाँ पर चैनल या फिर मीडियम आप बोल सकते हैं। ये दो प्रकार से होता है, गाइडेड और अनगाइडेड, इसके बारे में अभी जानेंगे। इसके बाद दोस्तों डेटा रिसीवर में रिसीव करने के सबसे पहले जाता है डीमॉड्यूलेटर को। तो डीमॉड्यूलेटर जनरली क्या करता है, जो अभी सिग्नल मॉड्यूलेटर ने हाई फ्रिक्वेंसी को मर्ज किया मेन सिग्नल के साथ, तो डीमॉड्यूलेटर करता क्या है, उसी हाई सिग्नल को डिटैच करता है हमारे मेन सिग्नल से, ताकि हमारा मेन सिग्नल हमें मिल सके। इसके बाद हमारा डेटा जाता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर को। तो अगेन अभी ये डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में है। अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, हमारे इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। अब इसके बाद यहाँ पर जनरली आउटपुट ट्रांसड्यूसर में लगा होता है लाउड स्पीकर, तो इसके द्वारा फिर वापस हमें जो हमारा वॉइस सिग्नल देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए ये इनपुट ट्रांसड्यूसर, ये मॉड्यूलेटर, तो यहाँ तक का जो सेक्शन होता है या पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर में जनरली दो पार्ट होते हैं, एक इनपुट ट्रांसड्यूसर और दूसरा मॉड्यूलेटर। और यहाँ से देख सकते हैं आउटपुट ट्रांसड्यूसर और डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ से होता है हमारा रिसीवर। तो रिसीवर में दो पार्ट होते हैं, डीमॉड्यूलेटर और हमारा एक आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इस तरीके से दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है। अगर इसको आप कंप्लीटली समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपने कम्युनिकेशन समझ लिया है। अब एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स के बारे में। तो देखिए इन्फॉर्मेशन सोर्स जनरली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारे मैसेज सिग्नल को प्रोड्यूस करता है। अब मैसेज सिग्नल हमारा वॉइस सिग्नल भी हो सकता है, हमारा ऑडियो सिग्नल भी हो सकता है, हमारा वीडियो सिग्नल भी हो सकता है। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है इनकी फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वॉइस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी क्या होती है। तो आपको याद रखना है जो हमारे वॉइस सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होती है वो 300 से 3.5 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। इसके बाद ऑडियो सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज़ से जनरली 20 किलोहर्ट्ज़ तक यहाँ पर होती है। इसके बाद वीडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्ज़ से 4.5 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है।
ये हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल है जो कि वीडियो, ऑडियो और या फिर वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन सोर्स के बाद था हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रॉन्स में जनरली एक ऐसे डिवाइस होता है जो कि एनर्जी की किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या था, हमारे नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो हमारा वॉइस सिग्नल था, जो हमारा ध्वनि सिग्नल था, साउंड सिग्नल, उसको ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से दूसरे एंड पर होता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल को नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इनपुट ट्रांसड्यूसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद था मॉड्यूलेटर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बारे में, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद पढ़ लेते हैं, हम देख लेते हैं चैनल या फिर मीडियम को। तो देखिए कम्युनिकेशन में मीडियम जनरली दो प्रकार से होता है, एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। अब गाइडेड को सबसे पहले समझते हैं, गाइडेड में होता क्या है। तो देखिए गाइडेड में क्या होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक फिजिकल कनेक्शन होता है। आसान भाषा में समझ लीजिए, यहाँ पर एक तार लगाया जाता है, वायर होता है, जो हमारा सिग्नल है ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर, वो उस वायर में ही ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी केबल यूज की जाती है, तो देख सकते हैं ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल है, या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखने वाली, जो हमारी ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल है, इनमें डेटा हमारा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सेंड होता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। लेकिन जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, इसमें हमारा डेटा ऑप्टिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। ऑप्टिकल फॉर्म यानी लाइट के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है हमारा ट्रांसमीटर से डेटा ऑप्टिकल फाइबर में। ये भी दोस्तों हमें पढ़ना है, पढ़ेंगे हम आगे डिटेल से ऑप्टिकल फाइबर कैसे काम करता है। इसके बाद अनगाइडेड चैनल के बारे में पढ़ते हैं कि अनगाइडेड मीडियम क्या होता है। तो देखिए अनगाइडेड मीडियम में क्या होता है, जो हमारा ट्रांसमीटर है उससे जो डेटा है जो हमें भेजना है, ट्रांसमिट करना है, उसको हम डायरेक्टली फ्री स्पेस में रेडिएट कर देते हैं। अब देखिए ये रेडिएट करते हैं किस फॉर्म में, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, रेडियो वेव की फॉर्म में जो है ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये डायरेक्टली जो है स्पेस में रेडिएट होता है और फिर वो वेव जो है हमारे रिसीवर तक पहुंचती है और फिर रिसीवर उसको रिसीव कर लेता है उस डेटा को। अब देखिए यहाँ पर हमारा डेटा डायरेक्टली स्पेस, फ्री स्पेस में रेडिएट हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ नॉइज ऐड हो जाती है। नॉइज मतलब एक ऐसा सिग्नल जिसका कोई काम नहीं है, जो फालतू है। तो अब देखिए नॉइज यहाँ पर जनरल दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो इंटरनल नॉइज हो सकती है या फिर एक्सटर्नल नॉइज। अभी जो मैंने आपको बताया वो एक एक्सटर्नल नॉइज का एग्जाम्पल है। इंटरनल नॉइज मान लीजिए हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, तो उसके दौरान जो नॉइज ऐड हो रही सिग्नल में, वो हमारी इंटरनल नॉइज होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अब मॉड्यूलेशन के बारे में और डीमॉड्यूलेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए अभी हमने ब्लॉक डायग्राम में समझा था कि मॉड्यूलेटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि हमारे मेन सिग्नल में हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को मर्ज कर देता है। उसके बाद जो है वो ट्रांसमिट होती है और हमारा सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है इस तरीके से। अब देखिए हमें अपने मेन सिग्नल के साथ या फिर मैसेज सिग्नल के साथ जो कि हमें भेजना है, उसके साथ हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को क्यों मर्ज करना है, इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर जनरली 3 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम समझते हैं एंटीना की लेंथ को। देखिए एंटीना की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L=λ। लैम्डा जनरली जहाँ पर वेवलेंथ है और वेवलेंथ का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है U/V, जहाँ पर U होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि रेडिएट हो रही है उनकी स्पीड, जो कि जनरली होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁸। और नीचे होता है V होता है फ्रिक्वेंसी जो कि हमें रेडिएट करना है, जो कि हमें ट्रांसमिट करना है। तो ये टोटल फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है 3 × 10⁸ ये हर्ट्ज में निकलता है। अब अज्यूम करते हैं मान लीजिए कोई फ्रिक्वेंसी है जो कि हमें भेजना है, मान लीजिए 20 किलो हर्ट्ज, ये हमारी ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है। तो मान लीजिए हमें 20 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करना है, तो लेंथ ऑफ एंटीना के फॉर्मूले से हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 × 10⁸ 20 × 10⁻³ मीटर, ये मीटर में निकलेगा जनरली। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15,000 मीटर के आसपास आएगा। 15,000 मीटर में आप जैसे ही किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जनरली 15 किलोमीटर यहाँ पे निकल के आएगा। तो अब आप देखिए, अब 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करने के लिए जो हमें लेंथ, एंटीना की लेंथ या फिर एंटीना चाहिए पड़ेगा, वो 15 किलोमीटर लंबा एंटीना चाहिए पड़ेगा। तो क्या प्रैक्टिकली हम ऐसा कर सकते हैं? ये तो पॉसिबल है ही नहीं, है ना।
काफ़ी सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगे, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। चलिए अब हम मान के चलते हैं कि कोई सिग्नल है मॉड्यूलेशन के बाद जिसकी फ्रिक्वेंसी 1000 किलोहर्ट्ज़ है, इसको हमें ट्रांसमिट करना है। तो एंटीना के लेंथ ऑफ एंटीना के फॉर्मूले से हम इसके वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो जो लास्ट में जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 300 मीटर। तो देखिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हुई तो एंटीना की लेंथ भी कम हो गई। तो एक पहला रीज़न ये है कि हमें एंटीना की लेंथ की लंबाई कम हो जाती है, इसलिए हम मॉड्यूलेशन करते हैं। दूसरा रीज़न समझते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन। अब देखिए इसको समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पर अगर हम ऑडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करेंगे जो कि 20 किलोहर्ट्ज़ तक होती है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, वो हमारे ट्रांसमिट हो ही नहीं पाएगी क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, तो वो रेडिएट करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ही कम है। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको जो है 200 या फिर 300 किलोमीटर चल के जाना है, आपके सामने एकदम हाईवे डला हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास आपको जाना है। अब देखिए आप अपने आप को समझ लीजिए आप एक मैसेज सिग्नल है, मतलब कि आपका मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है। अगर आप ऐसे में चल के जाते हैं तो मान लीजिए अगर आपको सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा लगेगी, और एनर्जी का मतलब खाना पीना आपको ज़्यादा चाहिए पड़ेगा, पानी वगैरह भी चाहिए पड़ेगा रास्ते में, क्योंकि 200-300 किलोमीटर चलना है। इसके बाद टाइम भी बहुत लग जाएगा, और उसके बाद पता नहीं भगवान जाने आप पहुँच भी पाएँ ना पहुँच पाएँ, बीच में ही ख़त्म हो जाए। एक मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, आप समझिए। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा होता है जो अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, अगर हम उसका मॉड्यूलेशन नहीं करें तो वहाँ पर भी यही चीज़ होती है। वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, वो जैसे ही ट्रांसमिट होगा, रेडिएट होगा, वो आसपास के एनवायरनमेंट में ही खत्म हो जाएगा सिग्नल। अब क्या हो कि उस हाईवे पर आपको एक बहुत हाई स्पीड बस मिल जाए या फिर कोई गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, आप उसको जैसे ही बोर्ड करेंगे तो फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे और फिर वापस वहाँ से उतर जाएंगे। उस कार का काम केवल इतना ही हुआ कि आपको डेस्टिनेशन तक पहुँचा दिया और फिर आप जो है अपनी डेस्टिनेशन पर उतर गए। तो इसी प्रकार से दोस्तों मॉड्यूलेशन भी होता है। जो हमारा मेन सिग्नल होता है उसमें करते क्या है, उसको हम एक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव के साथ मर्ज कर देते हैं, जिसके की बाद जहाँ डेस्टिनेशन होती है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम उसको ट्रांसमिट कर देते हैं, और फिर जो है हमारा सिग्नल जब डेस्टिनेशन पहुंच जाता है तो उस वेव को हम अपने मेन सिग्नल से अलग कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग रेंज। तो अब देखिए अब ऑपरेटिंग रेंज तो आप समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पर हम एक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी यानी ज़्यादा एनर्जी, कम फ्रिक्वेंसी यानी कम एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वेव होगी दोस्तों उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी भी चाहिए पड़ेगी ट्रांसमिट करने के लिए, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी ऑपरेटिंग रेंज है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को, इससे हम हज़ारों लाखों किलोमीटर तक अपना सिग्नल जो है ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो इन्हीं कुछ रीजन की वजह से हम जो है मॉड्यूलेशन करते हैं। तो मॉड्यूलेशन ज़्यादा कुछ नहीं, आप समझ लीजिए यहाँ पर एक अपने मेन सिग्नल को जो हम एक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव के साथ मर्ज करते हैं, फिर इसको ट्रांसमिट करते हैं, और जब रिसीव कर लेते हैं तो उसका करते हैं हम डीमॉड्यूलेशन, जहाँ पर कि हम उस हाई फ्रिक्वेंसी की वेव को अलग कर देते हैं। यहाँ तक समझ आ गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा, अगर कोई डाउट है तब भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और जो ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एंटीना का, तो ये आप ध्यान से याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन की। तो जनरली दोस्तों जो मॉड्यूलेशन होता है वो होता है दो प्रकार से, एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन को। देखिए यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइए, मैं सारी चीज़ें एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा, एकदम डिटेल से समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। एनालॉग एंड डिजिटल ये दो मेन प्रकार से मॉड्यूलेशन होता है, लेकिन अगर हम बात करें एनालॉग मॉड्यूलेशन की तो यहाँ पर जनरली दो प्रकार से मॉड्यूलेशन होता है, एक कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और एक पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है, और जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है मीन्स जो हाई फ्रिक्वेंसी की वेव होती है जिसको कि हम मर्ज करते हैं अपने मेन सिग्नल के साथ, उसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल। तो कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो भी एनालॉग फॉर्म में होता है, और जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो भी एनालॉग फॉर्म में ही होता है। इसके बाद पल्स कोड मॉड्यूलेशन में होता क्या है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो तो एनालॉग फॉर्म में होता है, लेकिन जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो हमारा पल्स फॉर्म में होता है। और एक और चीज़ मैं आपको डिजिटल मॉड्यूलेशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इन्हीं के बीच में। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन में जनरली होता क्या है, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है, लेकिन जो हमारा कैरियर सिग्नल होता है वो एनालॉग फॉर्म में होता है। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन में अभी तीन प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं, AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, FM यानी फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, PM यानी फेज मॉड्यूलेशन। अब देखिए AM में भी दोस्तों कुछ और मॉड्यूलेशन आ जाते हैं, ये बेसिकली हम बोल सकते हैं मॉड्यूलेशन ही है, जिसमें कि DSB-SC,
SSB SC VSB SC। यहाँ पे DSB SC डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है, SSB सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है और VSB वेस्टिजियल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर है। तो ये AMA मॉड्यूलेशन आप समझ सकते हैं, मॉड्यूलेशन ही है। पल्स कोड में भी दोस्तों PAM, PWM, PCM या फिर PPM मॉड्यूलेशन होते हैं। PAM यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PWM यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आपको टॉपिक देख के घबराना नहीं है, माना कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे, बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। तो देखिए, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम करते क्या हैं, जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है जिसको कि हमें मर्ज करना है एक हाई फ्रिक्वेंसी की वेव के साथ, जिसको कि हम बोलते हैं कैरियर वेव या फिर कैरियर सिग्नल। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव होती है कैरियर सिग्नल, इसका हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। देखिए, आप देख सकते हैं इस वेव का ये हमारा मैसेज सिग्नल, इसका एम्पलीट्यूड देख सकते हैं। यहाँ पर ये हाई है और फिर सीधा यहाँ पर ये लो है। तो इसका एम्पलीट्यूड कुछ इस प्रकार से है। अब कैरियर सिग्नल का आप देख सकते हैं, इसका एम्पलीट्यूड इस वेव का सेम है, लेकिन फ्रिक्वेंसी इसकी बहुत ज़्यादा है और हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी देखिए बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, हम अपने कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में करते हैं। जो हमारा कैरियर सिग्नल है, इसका हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये हमारी कैरियर मॉड्यूलेशन के बाद कैरियर वेव ही है, इसका क्या मॉड्यूलेशन हो चुका है। तो ये देख सकते हैं, इसकी फ्रिक्वेंसी तो हाई ही है जैसे कि कैरियर सिग्नल में थी, लेकिन इसका जो एम्पलीट्यूड है देख सकते हैं यहाँ पर ये हाई हो गया, फिर लो हो गया हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। तो जो इसका एम्पलीट्यूड है वो हमने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जनरली होता क्या है कि हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज कर देते हैं हम अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, लेकिन फ्रिक्वेंसी और फेज वही रहता है। अब इसकी देखिए हम इक्वेशन देख लेते हैं। ये तो जनरली हमने समझ लिया, अब इक्वेशन ही मेन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हम इक्वेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा मैसेज सिग्नल जिसको कि हम m(t) से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो इक्वेशन होती है m(t) = AM sin ω(mt). अब देखिए AM उसका जो है एम्पलीट्यूड है हमारे मैसेज सिग्नल का, तो यहाँ पर AM लिखा हुआ है एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। साइन इसलिए क्योंकि वो एक साइनसॉइडल वेव है। ω(m) जनरल दोस्तों इसका मान देख सकते हैं, ω(m) का मान 2π/FM होता है। 2π/FM, FM जहाँ पर हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी इक्वेशन होती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं m(t) = AM sin ω(t), ये हमारे मैसेज सिग्नल की इक्वेशन होती है और ये भी हमारे मैसेज सिग्नल की इक्वेशन है जहाँ पर हमने ω(m) का मान रख दिया है। इसके बाद कैरियर सिग्नल के देखते हैं। तो कैरियर सिग्नल का भी सेम होगा, बस यहाँ पर देखते हैं नेम ही थोड़ा चेंज हो जाएगा। जहाँ पर C(t) यानी कैरियर सिग्नल है हमारा = AC sin ω(ct), जहाँ पर AC हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर भी दोस्तों ω(c) की जो वैल्यू होगी वो होगी 2π/fc, जहाँ पे fc जो है हमारे कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होगी और AC हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड। तो यहाँ पर ये इक्वेशन है, ये इसमें हमने ओमेगा का मान नहीं रखा है ω(c) इसमें, लेकिन ω(c) का मान हमने रख दिया है। अब देखिए ये हमारा मैसेज सिग्नल यहाँ से जाएगा हमारे मॉड्यूलेटर को और ये हमारा कैरियर सिग्नल यहाँ से जाएगा मॉड्यूलेटर को, जहाँ पर कि हम मैसेज सिग्नल के साथ इस कैरियर सिग्नल को मर्ज करेंगे और इसके बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा, मतलब कि जो वेव मिलेगी जिसको कि हम बोलेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो कि मॉड्यूलेशन के बाद मिलेगी। अब हम उसकी इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर हमने मैसेज सिग्नल की इक्वेशन देख ली, कैरियर सिग्नल की देख ली। अब हम इसको समझते हैं कि हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन क्या होगी। यहाँ से आप बिल्कुल ही ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, चीज़ें सारी एकदम सिंपल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने मान लिया SFM(t), ये हमने माना कि ये हमारे मॉड्यूलेटेड वेव है या फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो इसका जो इक्वेशन होगा वो होगा A' sin ω(ct), जहाँ पर देखिए ω(ct) हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे पता है हमारे कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, लेकिन हमारे कैरियर सिग्नल का A फॉर होता है एम्पलीट्यूड। तो हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होना है, जो कि हम जानते हैं और अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो जो हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर देख सकते हैं AC + m(t), मतलब m(t) के अकॉर्डिंग, हमारे मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। जैसा कि हमने पढ़ा था कैरियर सिग्नल का हम एम्पलीट्यूड चेंज कर देते हैं अपने मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं।
जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसी के अकॉर्डिंग अपनी करियर वेव का जो है या फिर करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं AC प्लस एम ऑफ टी और यहाँ पर साइन ओमेगा टी। अब देखिए एम ऑफ टी की वैल्यू हमें पता है, जो कि अभी हमने पढ़ा था मैसेज सिग्नल में। एम ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, AM साइन ओमेगा टी। तो इसको जो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन में एम ऑफ टी की जगह। तो आप देख सकते हैं ये AC प्लस एम ऑफ टी की वैल्यू हमने रख दी AM साइन ओमेगा एम टी इंटू में साइन ओमेगा सी टी, जो कि पहले से था, जो कि हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की यहाँ पर ओमेगा सी फ्रिक्वेंसी है। अब देखिए यहाँ पर हम AC को कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा AC ब्रैकेट 1 प्लस AM अपॉन AC साइन ओमेगा एम टी इंटू में साइन ओमेगा सी टी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं AM अपॉन AC है। AM यानी जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड, और AC यानी जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड। तो ये दोस्तों जनरली AM अपॉन AC होता है हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। यहाँ पर देख सकते हैं AM अपॉन AC इक्वल टू होता है म्यू यानी मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो AM अपॉन AC की जगह हम म्यू का मान रखते हैं, मतलब म्यू लिख देते हैं। तो AC इक्वल टू 1 प्लस म्यू साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी हमारा हो जाएगा। यहाँ पर हमने AM अपॉन AC की जगह म्यू का मान म्यू रख दिया है, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर बाहर AC है और यहाँ पर साइन ओमेगा सी टी है। तो हम करते क्या है, इन दोनों का हम एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी इस इक्वेशन में। अब यहाँ पर मान लीजिए ये अलग अलग नहीं लिखे हैं, यहाँ पर समझ लीजिए AC साइन ओमेगा सी टी ही लिखा है, तो इसका हमें डायरेक्टली इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा मान है वो कुछ इस प्रकार से होगा। AC और साइन ओमेगा सी टी का सबसे पहले 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर AC साइन ओमेगा सी टी हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस है AC साइन ओमेगा सी टी का जो है मल्टीप्लाई म्यू साइन ओमेगा एम टी में होगा, तो यहाँ पर म्यू डॉट AC साइन ओमेगा एम टी डॉट इंटू में साइन ओमेगा सी टी। तो ये इस प्रकार से जब हम इन दोनों का अंतर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन देखने को मिल जाएगी। अब देखिए इसमें आप देखेंगे अगर साइन ओमेगा एम टी डॉट साइन ओमेगा सी टी, अब यहाँ पर ओमेगा एम और ओमेगा सी, तो ये दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, जहाँ पर कि साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस हाफ कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम ओमेगा एम को मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम ओमेगा सी को मान लेते हैं ए और ओमेगा एम को मान लेते हैं बी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया हमारा साइन ए इंटू साइन बी का। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा AC साइन ओमेगा सी टी वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया हमारा फॉर्मूला। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से देख सकते हैं, ये हाफ है, मतलब 1/2 से हमने डिवाइड किया हुआ है। म्यू डॉट AC कॉस ब्रैकेट में ओमेगा सी, यानी जिसको कि हमने ए माना था कॉस ए प्लस बी में, तो ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम हमारा बी है, इंटू में टी प्लस म्यू AC/2 कॉस ब्रैकेट में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और टी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा फाइनल दोस्तों मॉड्यूलेटेड सिग्नल का इक्वेशन निकल के आएगा। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं हमारा ओमेगा सी है और ओमेगा एम है। तो ओमेगा सी का मान दोस्तों शुरुआत में पढ़ा था, जिसका मान होता है 2πfc, जो कि हमारी कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी होती है। और ओमेगा एम का भी जो है हमने मान पढ़ा था शुरुआत में, जो कि था 2πfm, जो कि हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी थी। अब हम ओमेगा सी और ओमेगा एम का मान अपनी इक्वेशन में रख देते हैं, तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने जो है मान रख दिया है। तो जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है SAM ऑफ टी इक्वल टू, तो यहाँ पर AC ओमेगा सी की जगह हमने ओमेगा सी का मान रख दिया है, और ओमेगा एम की जगह जहाँ जहाँ ओमेगा सी ओमेगा एम है वहाँ पर उसकी हमने वैल्यू रख दी है। तो जो फाइनल सिग्नल हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा AC साइन 2πfct। तो ये जनरली दोस्तों हमारा करियर सिग्नल होगा। इसके बाद प्लस म्यू AC कॉस, अब यहाँ पर देखिए ओमेगा सी और ओमेगा एम के मान हम 2πfc प्लस 2πf रखेंगे। तो यहाँ से हमने 2π को कॉमन लिया, क्योंकि दोनों साइड यहाँ पर 2π हो जाता, तो 2π हमने कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में fc प्लस fm इंटू टी। ये हमारा USB है, यानी अपर साइड बैंड। और इसी प्रकार से हमारा लोअर साउंड बैंड भी रहेगा, सिर्फ केवल डिफरेंस यहीं रहेगा, 2π ब्रैकेट में fc माइनस fm है इंटू में टी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा LSB हो जाएगा, यानी लोअर साइड बैंड। तो यहाँ पर तीन चीज़ें देखने को मिलेगी हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल में। सबसे पहले हमारा कैरियर सिग्नल है,
जो कि ऑब्वियसली जिसको कि हमने मर्ज किया है। इसके बाद इसमें 2 बैंड जनरेट हो गए, इसमें कि सबसे पहले USB यानी अपर साइड बैंड और साथ ही साथ में LSB यानी लोअर साइड बैंड। अब यहाँ पर देखिए कि अगर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पर जनरली 3 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट हैं। सबसे पहले कैरियर वेव का देख सकते हैं यहाँ पर FC, अपर साइड बैंड यानी USB का जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो FC प्लस FM, और लोअर साइड बैंड का जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है वो FC माइनस FM। तो यहाँ पर इस सिग्नल में जो कि हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, तो इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में, सॉरी ये मॉड्यूलेटिंग लिखा है तो ये गलत लिखा हुआ है, तो ये मॉड्यूलेटेड यानी दिस मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज हैविंग 3 फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट, जहाँ पर कि FC प्लस FM ये दूसरा कंपोनेंट है, FC माइनस FM। तो ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में देखने को मिले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। अगर यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर से बताएं। यहाँ पर ये आप जरूर से याद रखिएगा जो इसकी इक्वेशन है, जो हमारे मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन है, जो हमारा यहाँ पर 3 इक्वेशन आपको जरूर से याद होने चाहिए। सबसे पहला तो हमारा मैसेज सिग्नल की इक्वेशन, इसके बाद कैरियर सिग्नल की इक्वेशन, और हमारे इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन, जो कि कुछ इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हम आप स्पेक्ट्रम निकाल लेते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव साइड का है, इसी तरीके से नेगेटिव साइड का भी होता है, जैसा कि आपने देखा होगा साइनसॉइडल में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से है स्पेक्ट्रम, जहाँ पर जो AC देख रहे हैं आप, ये हमारा एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर ऊपर एम्पलीट्यूड शो कराया गया है और नीचे फ्रिक्वेंसी शो कराया गया है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है FC यानी हमारी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड है, और FC यहाँ पर जो हमारे कैरियर वेव की फ्रिक्वेंसी है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं ये हमारा USB है यानी अपर साइड बैंड। तो जो हमारा अपर साइड बैंड का एम्पलीट्यूड था वो था म्यू डॉट AC, जो कि हमने अभी देखा था। देखिए ये यहाँ पर दोस्तों एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये हमारे कैरियर वेव का है, ये हमारा USB का, ये हमारा LSB का है। तो यहाँ पर इसी प्रकार से म्यू डॉट AC/2 हमारी अपर साइड बैंड यानी USB का एम्पलीट्यूड है, नीचे FC प्लस FM उसकी फ्रिक्वेंसी है। इसी तरीके से जो हमारा लोअर साइड बैंड है LSB, तो ये उसका एम्पलीट्यूड है और नीचे उसकी ये फ्रिक्वेंसी है FC माइनस FM। अब हम यहाँ पर दोस्तों इसके बैंडविड्थ निकाल लेते हैं। देखिए बैंडविड्थ का जनरली फॉर्मूला होता है कि अपर साइड बैंड माइनस लोअर साइड बैंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं USB माइनस LSB, हम जैसे वैल्यू पुट करेंगे इनकी फ्रिक्वेंसी का, तो FC प्लस FM माइनस FC प्लस FM कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 2FM निकल के आएगा। तो ये हमारी जो है बैंडविड्थ निकल आएगी इस सिग्नल की 2FM। FM जनरली क्या है, FM यानी फ्रिक्वेंसी है हमारे मैसेज सिग्नल की, तो जो इसकी बैंडविड्थ होगी वो हमारे मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी की 2 गुनी होगी या फिर 2 टाइम्स होगी। तो इस तरीके से इसका स्पेक्ट्रम था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद दोस्तों हम निकालते हैं ट्रांसमिटेड पावर, कि कितनी पावर ट्रांसमिट की जाएगी या फिर ट्रांसमिट की गई है। तो देखिए जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था जिसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से था, AC sin ओमेगा CT प्लस म्यू AC/2 cos ओमेगा C प्लस ओमेगा MT प्लस म्यू डॉट AC/2 cos ओमेगा C माइनस ओमेगा MT, जहाँ पर कि जो AC sin ओमेगा CT ये हमारा कैरियर सिग्नल था, और ये हमारा USB यानी अपर साइड बैंड सिग्नल था। इसके बाद LSB यानी लोअर साइड बैंड सिग्नल था। तो इस तरीके से हमारा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। अब टोटल ट्रांसमिट पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PT यानी टोटल ट्रांसमिटेड पावर इक्वल टू PC यानी पावर ऑफ कैरियर सिग्नल प्लस PUSB यानी पावर ऑफ अपर साइड बैंड प्लस PLSB यानी पावर ऑफ लोअर साइड बैंड। इन तीनों की पावर को हम जब मर्ज कर देते हैं, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल ट्रांसमिटेड पावर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, अगर हम पावर जो है अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड की निकाल लें, एक साथ जोड़ कर दें, तो यहाँ पर जो टोटल ट्रांसमिट पावर का फॉर्मूला है वो यहाँ पर जनरली क्या हो जाएगा, PT इक्वल टू PC प्लस PS। यहाँ पर PS क्या है, हमारी दोनों साइड बैंड की पावर है, जिसको कि हमने कैरियर सिग्नल की पावर के साथ ऐड कर दिया, तो हमारी टोटल ट्रांसमिटेड पावर देखने को मिल जाएगी। अब इस फॉर्मूले से हम अब तीनों ही चीज़ों की जो है कैरियर सिग्नल USB LSB की हम पावर निकाल लेते हैं। तो देखिए पावर निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो हमारी कैरियर सिग्नल की पावर होगी, यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा इसका एम्पलीट्यूड है AC, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी A स्क्वायर C और डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो हमारी कैरियर पावर हो जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे अपर साइड बैंड सिग्नल की पावर है, देखिए डिवाइड हमें 2 से करना है, तो हाफ इंटू और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे, तो म्यू डॉट AC का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे
तो 1/8 म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर सी निकल के आएगा। इसी तरीके से सेम जो है हमारा लोअर साइड बैंड का भी निकल के आएगा पावर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/8 म्यू स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर सी। अब जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी दोनों ही साइड बैंड की यानी साइड बैंड पावर निकल आएगी, जिसको कि हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखिए जैसे ही हमने दोनों ही साइड बैंड को ऐड किया तो जो टोटल यहाँ पर साइड बैंड की पावर निकलेगी वो 1/4 म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर सी होगी। अब देखिए यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर, क्योंकि एक का कोई मतलब नहीं, म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर सी अपॉन 4। अब इसको जो है हम अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे PT इक्वल टू PC प्लस PS में, जहाँ पर PC हमारी कैरियर पावर है जो कि हमने अभी निकाली थी ए स्क्वायर C/2, तो ए स्क्वायर C/2 प्लस जो हमारी साइड बैंड की पावर है 1/4 म्यू स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर, इसको पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी वो कुछ इस तरीके की होगी। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर C/2 को कॉमन ले लिया है, तो इसकी जगह यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर सी तो हम कॉमन ही ले चुके हैं, तो बटे में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा टोटल पावर निकल आएगा। देखिए ए स्क्वायर सी ये हमारी कैरियर सिग्नल की पावर है, मतलब कि PC। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा PT इक्वल टू PC ब्रैकेट 1 प्लस म्यू स्क्वायर 2, ये हमारा टोटल ट्रांसमिटेड पावर देखने को मिल जाएगी। टोटल ट्रांसमिटेड पावर का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, PT इक्वल टू PC प्लस PS। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर PC प्लस PUSB प्लस PLSB, मतलब कि दोनों ही साइड बैंड की पावर। तो जो हमारा टोटल ट्रांसमिट पावर निकला ये उसका C, ये हमारी कैरियर पावर है और ये हमारी साइड बैंड की पावर है। तो कुछ इस तरीके से हमारी टोटल ट्रांसमिटेड पावर निकल आई। अब यहाँ पर दो चीज़ें और हमें निकालनी है। सबसे पहले एफिशिएंसी। तो देखिए एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PS अपॉन PT, यानी साइड बैंड की पावर डिवाइड बाय टोटल ट्रांसमिटेड पावर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रख देते हैं। तो जो हमारी साइड बैंड्स की पावर थी वो थी 1/4 म्यू स्क्वायर डॉट ए स्क्वायर सी, और जो अभी हमने टोटल ट्रांसमिटेड पावर निकाली है स्क्वायर C/2 1 प्लस म्यू स्क्वायर 2, तो इसको हम रखेंगे और काटा पीटी करने के बाद जो सॉल्यूशन निकल के आएगा हमारा वो रहेगा कुछ इस प्रकार से। तो जो हमारी एफिशिएंसी है वो निकल के आएगी म्यू स्क्वायर 2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये आपको याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये हमारी एफिशिएंसी निकल गई। अब यहाँ पर एक चीज़ हम निकालेंगे, रिडंडेंसी। देखिए रिडंडेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस एफिशिएंसी। तो जो हमारी एफिशिएंसी है उसमें से हमें 1 को घटा देना, माइनस कर देना है। तो 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस म्यू स्क्वायर हमारी रिडंडेंसी है। जैसे हम इसको एलसीएम वगैरह ले लेके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगी 2/2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारी रिडंडेंसी हो गई। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। देखिए टॉपिक बहुत बड़ा है, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि कवर हो सके। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे DSB/SC, SSB/SC, VSB/SC, ये सभी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी आसान था और काफ़ी आसानी से मैंने समझाया है। फिर भी अगर कन्फ्यूज़न हो कहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसके बाद शेयर कर दो और लोगों के लिए, ताकि वो लोग भी समझ सकें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, इनफैक्ट आपको कल ही देखने को मिल जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। टाइम बहुत कम है, लगभग 1 महीने से कम रह ही गया है ऑलमोस्ट। तो हम पढ़ेंगे, बहुत स्पीड से रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।